क्या लगता है दोस्तों कि मुगल भारत में कब और कैसे आए होंगे? कितना अजीब लगता है ना, वो टाइम पे 400 साल पहले मुगल कब और कैसे भारत में एंट्री किया। उसके बाद पूरे भारत में 800 साल यानी 800 ईयर्स कैसे अपना यहाँ पे कब्जा जमाए रखा। ये सब जो बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना, ये सब मुगलों का देन है, जो आज हम लोग बहुत शौक से जाते हैं देखने, और बाहर के भी लोग बहुत शौक से आते हैं देखने। सोच के कितना अजीब लगता है ना, इतने सारे राजा आए और राज किए और चले गए। दोस्तों, मुगल कब आया ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1 ईस्वी में। 1 ईस्वी में वो टाइम पे सतवाहन वंश चलता था। एक तरह से कह लो, लोग राजा नहीं थे, बस कुछ अमीर लोग थे जो दादागिरी करते थे। कुछ अमीर लोग थे, मतलब रईस लोग, वो टाइम के बिजनेसमैन लोग दादागिरी करते थे। हमारे ही भारतवासियों को जमीनों पे कब्जा करके वो लोग जबरदस्ती काम करवाते थे, और उन लोगों का उतना ही खाने का दिया जाता था जितना वो लोग एक टाइम में बना के खा लें। 1 किलो 1.5 किलो जैसा जिसका परिवार रहता था, उतना ही उसको अनाज दिया जाता था कि अपना वो पेट भर ले। सतवाहन वंश चला 1 ईस्वी से लेके 390 ईस्वी तक। उसके बाद आता है 320 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य राज करता है भारत पे, जिसमें यहाँ 3 लोग थे, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों, ये लोग दादागिरी करते थे वो टाइम पे। वो टाइम पे समझ लो कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत दूर थी, टीवी भी नहीं रहते थे, कुछ भी नहीं रहता था, लाइट तो दूर दूर तक रहता ही नहीं था। वो टाइम पे अगर आदमी ये बोल दे ये चीज है, तो उसको सब लोग मान लेते थे, हाँ ये चीज हकीकत है। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, जिस साम्राज्य का नाम तक पता ना हो, गुप्त साम्राज्य, वो साम्राज्य कितना खतरनाक रहा होगा, और वो टाइम पे कितनी बुरी बुरी सजा देते होंगे हमारे भारतवासियों को। वो टाइम पे दोस्तों कुछ भी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खा लो। पहनने के लिए क्या देते थे, ऊपर का रहे या ना रहे, नीचे का पैंट रहता था वो टाइम पे, उतना ही देते थे जितने में तन ढका रहे, बाकी काम करते थे। वो लोग 24 घंटा काम करते थे, टाइम नहीं मिलता था कि अपने घर चला जाऊं। गुप्त साम्राज्य में 3 लोग थे, इनका जो मेन था चंद्रगुप्त प्रथम, ये इनका मेन था। वो जो बोलता था ये दोनों करते थे, और वो जो दोनों बोलते थे वो पब्लिक को करना पड़ता था, जिसका सारा जमीन कब्जा करके लोग रखे हुए थे। उसके बाद 320 से लेकर 600 तक ये लोग राज करते हैं, इन लोगों का शासन काल रहता है। उसके बाद आता है 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का राज आता है, हर्षवर्धन शासक। यानी इन लोगों की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन शासक आता है। ये भी कुछ ज्यादा दिन नहीं रहता है, ये 40-42 साल लगभग। उसके बाद हर्षवर्धन के मरते ही, इसकी मृत्यु होने के बाद, ये जो इसके प्रजा लोग रहते हैं हर्षवर्धन के, मतलब राजा के प्रजा लोग होते हैं, वो लोग वजीर, प्रजा और जितनी आम पब्लिक रहती है, उसका जो सारा प्रॉपर्टी रहता है राजा का, सब आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांट के ये लोग अलग अपना एक साम्राज्य खड़ा करते हैं, जिसको बोलते हैं राजपूत साम्राज्य। दोस्तों, राजपूत साम्राज्य आता है 700 में, यानी 700 ईस्वी में राजपूत साम्राज्य आता है। उसके बाद उसके पहले 6047 और 700 ईस्वी तक के बीच में हमारे भारतवासी बहुत चैन और सुकून से रहते हैं, और कोई शासक नहीं रहता है। ये लोग हर्षवर्धन की प्रॉपर्टी बांटने में लगे हुए रहते हैं, मतलब वो टाइम पे इस बीच में कोई शासक नहीं रहता है, और दोस्तों हमारे भारतवासी सुकून से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता। उसके बाद 700 ईस्वी लगते ही आ जाता है राजपूत वंश का राज। और दोस्तों, इनमें जो सबसे मेन रहता है वो रहता है पृथ्वीराज चौहान वंश के, और इन्हीं से लड़ाई होता है पहली बार मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी दोस्तों रहता है अफगानिस्तान का गोर क्षेत्र में, गोर का शासक रहता है उसका भाई। दोस्तों, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान गोर क्षेत्र में पैदा हुआ। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ था, गोर क्षेत्र में। वहां की सत्ता इसका भाई चलाता है। उसके बाद इसका भाई वो सत्ता चला नहीं पाता गोर शासक का, तो इसको दे देता है वहां का सत्ता, ये मोहम्मद गौरी संभाल लेता है।
उसके बाद इसको सत्ता की लालच पड़ जाती है। सत्ता की लालच में पहली बार इसकी नजर भारत पे आती है। तो ये पहला आक्रमण करता है मुल्तान पे, जहां पृथ्वीराज चौहान जी का शासनकाल चल रहा था। मुल्तान यानी पहली बार आक्रमण मोहम्मद गौरी मुल्तान में करता है और मुल्तान में बुरी तरह हार जाता है मोहम्मद गौरी और वहां से युद्ध छोड़ के भाग जाता है। यानी पहली लड़ाई 1175 ईस्वी में होती है। उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा प्रयास करता है। 1176 ईस्वी वो जंग जीत लेता है। पृथ्वीराज चौहान जी को एक कैद करवा के उनको मरवा देता है। उसके बाद फिर इसकी नजर जाती है इंडिया की एक स्टेट में गुजरात पर, और गुजरात पे शासनकाल था सोलंकी द्वितीय महाराज जी का। अब इसका तीसरा आक्रमण इसका गुजरात पे होता है। उसके बाद सोलंकी महाराज जी मतलब सोलंकी शासक थे, उनसे ये युद्ध हार जाता है। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करता है, सोलंकी शासक से हार जाता है लड़ाई। उसके बाद वहां से हारने के बाद इसकी नजर जाती है पंजाब स्टेट पे और पंजाब स्टेट जीत लेता है। अब इसकी नजर जाती है इंडिया के लाहौर पे, इसकी नजर जाती है और लाहौर में उस टाइम गजनवी साम्राज्य चलता था, यानी गजनवी शासक का राज था। राजा का नाम गजनवी था और ये युद्ध करता है पहली बार, मतलब लाहौर में इसका आक्रमण होता है और वहां भी ये जीत लेता है। दोस्तों, इसको मोहम्मद गौरी को सत्ता की लालच पड़ जाती है और ये लालच में अंधा हो जाता है। राजवंश जीतने के बाद ये क्या करता है, इसको अफगानिस्तान घूमने जाने की पड़ी रहती है। पहली बार तो इसने दिल्ली सत्ता हासिल की थी जहां राजपूतों का वंश चल रहा था। मोहम्मद गौरी पहली बार मतलब दिल्ली में शासन जीतने के बाद भी चलाता नहीं है, अपने वजीर यानी इसका जो मेन लीडर रहता है सलाहकार, ये उसको सौंप देता है ये सत्ता चलाने के लिए। अपने खुद चला जाता है अफगानिस्तान, वहां इसकी हत्या कर दी जाती है। 15 अप्रैल 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें मेन रहता है और वो सत्ता संभाल लेता है और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का नया सुल्तान बनता है। पहली बार दिल्ली में कोई सुल्तान बना था और यहीं से होती है मुसलमानों की एंट्री इंडिया में। उससे पहले दोस्तों मुसलमानों की एंट्री नहीं थी। और दोस्तों कुछ ज्यादा दिन नहीं चलता है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल। उसके बाद ये कहीं जाता घोड़े से टहलने बाहर और गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसका बेटा आराम शाह आता दिल्ली का सत्ता संभालने, और उससे सत्ता संभाली नहीं जाती क्योंकि वो अभी उम्र उसकी कम थी और दिल्ली की सत्ता उससे संभाली नहीं जाती, तो उसे कुछ ही मंथ चला पाता है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, यानी नया राजा आता है। अब ये आता है तो पूरा शासनकाल ही बदल देता है, मतलब पूरा जितना भी था सब कुछ सब चेंज कर देता है। ये अपने हिसाब से रखता है, दिल्ली को राजधानी बना देता है और दिल्ली को इसको इल्तुतमिश को दिल्ली का स्थापक माना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार का अधूरा काम रहता है ये उसको पूरा करवाता है और ज्यादा दिन इसका शासनकाल भी नहीं रहता है। 1236 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है और इसी की बेटी आती है रजिया सुल्तान, जो कुछ मंथ के लिए आती है शासनकाल में और ये भी चला नहीं पाती है। दोस्तों ममलूक वंश में 7 लोग रहते हैं, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, गयासुद्दीन मसऊद, अलाउद्दीन मसऊद शाह, कैकुबाद, और ये 7 लोग ममलूक वंश के रहते हैं। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मतलब खिलजी वंश में 3 लोग रहते हैं। ममलूक वंश 1206 से लेकर 1290 तक चलाते हैं और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चलाते हैं। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में 3 लोग रहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज आलम शाह तुगलक। और इनसे सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलाई जाती, बस कुछ ही दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए आते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश में 1388 से लेकर 1414 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश में 4 राजा रहते हैं, पहला खिज्र खान, दूसरा महमूद शाह, दूसरा अलाउद्दीन आलम शाह, तीसरा मुबारक शाह। ये लोग 1414 से लेकर 1451 तक इन लोगों की सत्ता रहती है, यानी सैयद वंश की। उसके बाद आता है लोधी वंश, जो दिल्ली का लास्ट वंश था। इस वंश में 3 लोग रहते हैं, पहला सिकंदर लोधी, दूसरा बहलूल लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। अब दोस्तों लोधी जो वंश है
दिल्ली का, ये लास्ट वंश रहता है और इसमें लास्ट वंशजों में बचता है इब्राहिम लोदी। और इसकी भी सत्ता कुछ कोई खास टाइम तक नहीं चलती, तो बीच में हो जाती है बाबर की एंट्री। दोस्तों यहाँ बाबर की एंट्री होती है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा उसके पहले की हिस्ट्री समझ लेते हैं। दोस्तों बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अंदोजान उज्बेकिस्तान में हुआ था। दोस्तों इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये तैमूर का वंशज था। उज्बेकिस्तान में तैमूर वंश चल रहा था इसका। इसके बाप और भाई हो सब तैमूर वंश चला रहे थे उज्बेकिस्तान में। और इसकी माँ चंगेज खान की वंशज थी, यानी उनके चंगेज खान के वंशज में से थी इनकी माँ। और दोस्तों ये तैमूर वंश का था बाबर। एक युद्ध होता है वहां पे उज्बेकिस्तान में फरगना का, और ये वो युद्ध जीत लेता है। और वहां के एक और शासक था, सरदार शासक, वहां से इसका युद्ध होता है और इसको हार का सामना करना पड़ता है। तो वहां से हारने के बाद ये हमारे भारत देश पे इसकी नजर आती है और ये मन ही मन सोचता है कि तुर्की और अफगानिस्तान जैसे छोटे छोटे कंट्रीज मतलब वहां पे आके अपना कब्जा कर सकते हैं, हम तो तैमूरी हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों पहली बार ये आक्रमण करता है दिल्ली पे, वो भी कब, जब इब्राहिम लोदी का शासनकाल चल रहा था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करता है पानीपत के इलाके में, और खतरनाक युद्ध होता है, बहुत डेंजर। दोस्तों इब्राहिम लोदी के पास 4 लाख सैनिक थे और बाबर के पास 15,000 सेना थी। इब्राहिम लोदी के पास 4 लाख सेना, हाथी, घोड़े, बहुत कुछ था उसके पास। और इसके पास युद्ध कला थी, यानी तुर्की से युद्ध कला ये सीखा हुआ था। और इनकी बहुत भीषण युद्ध होती है पानीपत में। दोस्तों ऐसा युद्ध होता है, बाबर क्या करता है कि अपने जो सेना रहते हैं इसके चारों तरफ से घेरवा देता है और चारों तरफ से तोप चलवाता है, और जितने भी घोड़े हाथी रहते हैं इब्राहिम लोदी के सब डर के मारे भागने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और बहुत भीषण युद्ध, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और वहां से बाबर की जीत होती है पानीपत में। 21 अप्रैल 1526 में मुगल की एंट्री होती है दिल्ली में, और इस तरह होती है भारत में मुगल साम्राज्य की एंट्री। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।